अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, मेरा नाम है अब्दुल्ला एंड आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अब्दुल्ला स्टेट। हमेशा की तरह आज मैं एक नया वीडियो लाया हूं आपके लिए। बहुत मालूमात वाला होगा। आप मेरे टाइटल और थंबनेल देखकर अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा। आज की वीडियो में बहुत सारे सवालात के जवाबात मैं देने वाला हूं। मैं अक्सर करके वीडियो बनाता हूं न्यू फातिमा सिटी और फातिमा ड्रीम सिटी के ऊपर। उनमें मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं। लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर भी पूछते हैं, नीचे कमेंट कर भी पूछते हैं। आपके जो भी सवालात के जवाब आते हैं आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। उसमें फ़ेज़ 1, 2 उनके सारे ब्लॉक 4-5 ब्लॉक हैं उनके। 2B विदाउट ब्लॉक है, ब्लॉक 3 है, 4B है, ब्लॉक 7 है, ब्लॉक 8 है, ब्लॉक 6 की अभी इन्होंने पोजीशन लॉन्च की है। जो भी आपके सवाल आते हैं, ख़ास करके न्यू फातिमा सिटी के सवाल जो भी आपको हैं, जिना ब्लॉक के जो भी सवाल हैं आपको, वो सारे मैं आपको आज क्लियर करवाऊँगा। पर एक ऐसे बंदे के साथ करवाऊँगा जिसकी बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनकी ज़मीन है। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ फातिमा ड्रीम सिटी के ओनर फैज़ुद्दीन उर्फ बाबू भाई की। और उनकी जो भी बात होगी वो ऑथेंटिक होगी। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी और वो जो बात करेंगे इंशाल्लाह आप उस पर मुतमईन होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे रियल एस्टेट वाले झूठ बोलते हैं, ख़ास करके न्यू फातिमा सिटी के बारे में झूठ बोलते हैं। तो आज हम सारे सवालात के जवाबात क्लियर भी करेंगे और जो चीज़ आपको नहीं भी पता वो भी मालूम हो जाएगी। तो माय व्यूवर्स, आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। जो आपके सवाल हैं, जो मुझे कमेंट आए हैं, मैं आज उनके सवालात के जवाबात उनसे हासिल करूंगा। तो आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना सुनाएं, आप खैरियत से हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और हमारे व्यूवर्स को। और आप ये बताएं, हमारा सबसे पहले सवाल आपके इंटरव्यू में ये होगा कि फातिमा ड्रीम सिटी की आपने सक्सेस कैसे हासिल की और ये आपका प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? देखिए, फातिमा ड्रीम सिटी तो सबको पता है कि हमारी मई 2016 से शुरू हुआ है और उसमें फ़ेज़ 1 से लेके और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है। तो इसको टोटल जो है फातिमा ड्रीम सिटी को मेरे हिसाब से तो तकरीबन कोई 6 या 6.5 साल हो गए कि ये शुरू हुआ है। अच्छा, फातिमा ड्रीम सिटी में फ़ेज़ 1 और 2 लीज़ पर हमने सुना था 1 साल पहले पाबंदी लगाई गई थी। अब सुनने में आया है वो पाबंदी हटाई गई है, तो लीज़ की शर्त अब ख़त्म हो गई है। देखो, लीज़ पर हमने पाबंदी तो नहीं लगाई थी, लेकिन लीज़ हमने रखी थी क्योंकि हमसे मुतालबात हो रहे थे और कई क्लाइंट और ब्रोकर हज़रात और स्टेट एजेंट सब ये सवाल कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि भाई लीज़ कब होगा, लीज़ कब होगा, लीज़ कब होगा। लेकिन लीज़ के सिलसिले में, क्योंकि लीज़ होती है सेल डीड से, लीज़ जो है वो मिलती है सेल डीड से, उसका और मामलात से प्रोसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया कि हमने वो लीज़ शुरू करवाई और उसको सिलसिला किया और लोगों को दिखाया और दिया। लेकिन जब देखा कि यार ये लीज़ से कई फिर इन्वेस्टर, वही लोग जो हमसे सवाल कर रहे थे कि लीज़ कब होगा, वही लोग कह रहे थे कि यार लीज़ से काम रुक गया, क्योंकि लीज़ की शर्त आ गई है। ये 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए आप मांग रहे हैं और ये जो है ये महंगे पड़ रहे हैं और लोग देने को तैयार नहीं हो रहे, तो हमारा काम रुक गया। मैंने भी माहौल को देखा और अपनी मार्केटिंग को भी देखा, उसको भी देखा, तो इसमें काफ़ी वो हो रहा था, यानी काम काफ़ी रुक चुका था। तो फिर मैंने मशावरत के तहत अपने साथियों को बुलवाया और उनसे मशवरा किया। मशवरा करके उस मशवरे के तहत उन्होंने मुझे ये कहा कि आप यार ये लीज़ के पैसों की शर्त ख़त्म करो। तो मैंने बोला जब लीज़ के पैसों की शर्त ख़त्म होगी तो हम लीज़ भी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा खैर अभी आप जो है बिल्डर फाइल पे चलाओ और आप ये सिलसिला करो। फिर हमने ऐलान कर दिया कि भाई आप आओ, अपनी मार्केटिंग करो, अपना काम करो और बिल्डर फाइल पे चलाओ, आप ट्रांसफ़र करो। तो उस हिसाब से फिर हमने ट्रांसफ़र खोल दी, इसकी ट्रांसफ़र खोली और चलाया। लेकिन रिजल्ट तो अभी भी नहीं है, बात तो वही है और सिलसिला वही चल रहा है। अच्छा, ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, हाँ, लोग जो क्लाइंट्स हैं वो प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या पहले लीज़ उनको क्लियर करवानी पड़ेगी, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? देखो, बिल्डर फाइल जो है इसका वजूद किसी हद तक है,
और लीज़ जो है ये मालकाना हुकूक है। मेरी अपनी ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी में ही लोग मालिक बन जाए। मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि लोग मेरी ज़िंदगी में मालिक बन जाए। जब इंसान है, देखो आजकल ज़िंदगी का पता नहीं चलता, और इधर उधर कोई मसला हो गया तो ये फिर जाएगी फोती खाते में, फिर मेरे औलाद है और उनकी सोच क्या है, क्योंकि वो बिल्डर के बेटे हैं, मैं एक मौलवी का बेटा हूँ, तो मौलवी के बेटे में और बिल्डर के बेटे में फिर फ़र्क होता है। उसकी सोच में भी फ़र्क होता है, उसकी कारकर्दगी में भी फ़र्क होता है, और उसकी हर हिसाब से ख़र्चे में भी फ़र्क होता है, तो वो फिर अपने हिसाब से वो करते हैं। तो मेरी सोच ये है कि भाई मेरी ज़िंदगी में लोग मालकाना हुकूक ले लें तो बेहतर है। बाकी अगर कोई नहीं लेता है, वो बनाता है और वो बैठता है, बिल्डर फाइल पे ही बैठा है, तो बनाए, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, हम कोई वो नहीं करते। बाकी ये है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं और हम तो बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ देना चाह रहे हैं, लेकिन लोग हमारे साथ ताउन नहीं करते बिल्कुल। जो हमारे क्लाइंट है वो उनका ताउन बिल्कुल नहीं है। यानी ये मेरी शिकायत है क्लाइंट से कि जिस हिसाब से मैं क्लाइंट के साथ लगा हुआ हूँ और जिस वो कहते हैं ना कि दिल की हर धड़कन से मेरी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट को सहूलत मिले और क्लाइंट महफूज हो जाए, लेकिन क्लाइंट की हमारे साथ ताउन नहीं है। वो कोशिश ये करते हैं कि बाबू भाई से कुछ ना कुछ पैसे निकल ही जाए, बच ही जाए, तो वो अगर पैसे बचाएंगे तो फिर मामला वहीं कि वहीं रुका रहेगा। अच्छा, क्लाइंट्स हमारे बोलते हैं कि लीज़ की चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, क्या हम इसे वन शॉट में ही दें या इसमें हम ब्रेक डाउन कर कुछ पैसे दें, बाद में कुछ दें, ऐसे दे सकते हैं हम लीज़ पेमेंट? देखिए, अगर क्लाइंट ये जो सवाल आपके सवाल दो हो गए। एक सवाल आपका ये है कि लीज़ के पैसे ज़्यादा हैं, दूसरा सवाल ये है कि इसको किश्तों में दिया जाए और या वन शॉट में दिया जाए। तो सवाल दो हैं। पहले सवाल तो ये है कि लीज़ के पैसे ज़्यादा हैं, ये सवाल इनका गलत है। ये आकर मेरी सीट पे बैठे, इनको पता चलेगा कि मैं जो ले रहा हूँ ये कैसे ले रहा हूँ और पैसा पूरा कैसे कर रहा हूँ। समझ गए ना? ये तो सवाल गलत है, क्योंकि आप अगर इर्द गिर्द पर नज़र डालो, इसी कराची में कई सोसाइटियों में नज़र डालो, तो वो समझो प्लाट का 25% लीज़ पर लेते। यानी इस वक्त अगर प्लाट के 20 लाख रुपए कीमत है तो वो 5 लाख रुपए लेते हैं लीज़ के। और हमारे कई इलाकों में तो ऐसा है कि प्लाट 1 करोड़ का है तो बिल्डर जो है 25 लाख रुपए मांग रहा है लीज़ के। समझिए ना, वो 25% लेता है। लेकिन मैं तो वो नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो ख़र्चा है वही पूरा हो जाए, जो मामलात है वो पूरे हो जाए। तो ज़्यादा का तो ये जवाब है। और दूसरा जो वन शॉट का और या आपने किश्तों का कहा, मैंने तो ये सहूलत दी कि भाई आप लाख रुपए जमा करा दें, बाकी आप किश्तों में लाएँ, 25,000 रुपये महीना ले आएँ। ये कई साथी इस बात के गवाह भी हैं और मैंने ऐलान भी किए हैं कि भाई आपको जैसे सहूलत हो उस सहूलत के हिसाब से करो, लेकिन लीज़ तो मैं तभी दूंगा जब पैसे पूरे होंगे। अब वो भाई कहे कि जी लाख रुपए में मुझे लीज़ मिल जाए और फिर बाबू मेरे पीछे पीछे हमारे पीछे पीछे घूमे, तो वो काम तो मैं कर नहीं सकता। अच्छा, आजकल एफडीसी के रेट्स बहुत डाउन हो रहे हैं। जब कोरोना थी हमने देखा था अपनी आंखों से कि लॉकडाउन में भी एफडीसी के रेट बहुत ऊपर से और मतलब हाई हो रहे थे। क्या वजूहत है? कुछ इसके पीछे कुछ वजूहत होंगी या क्लाइंट्स? देखो, इसमें ये है कि रेट जो है डाउन हो रहे हैं। हमारी फातिमा जो है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसकी उम्र टोटल 6.5 साल है। 6.5 साल इसकी उम्र है और 6.5 साल में फातिमा बिकी है। शुरू में 3.5 लाख रुपए का प्लाट इसका किश्तों में बिका है, अगर वो फ़ेज़ 1 है या फ़ेज़ 2 है। इस टाइम में अगर फ़ेज़ 1 की कीमत 18 लाख है तो अपनी कीमत से समझो 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। अब बीच में अगर किसी ने ख़रीदो फ़रोख्त का काम करके और उसको आखिरी लम्हात में प्लाट महंगा मिला है तो वो घोड़े की सवारी छोड़कर और अगर कछुए की सवारी करेंगे तो वो कमाएंगे। और अगर वो घोड़े की सवारी पर चढ़कर वो कहे जी यहाँ ख़रीदूँ और वहाँ मैं 4 लाख कमा लूँ, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि सब्र, अनवेश के लिए सब्र ज़रूरी है। सब्र का कम से कम एक आदमी 5 साल 6 साल तो अनवेस्ट अपना रखे, 5-6 साल तो अनवेस्ट रखे। अब वो 6 दिन अनवेस्ट के ऊपर जो है वो कमाना चाहता है तो वो
नामुमकिन हो जाता है। वो तो हालात जो मुल्क के चल रहे हैं और मैशत के हिसाब से जो मामला चल रहा है कारोबार, और आप ऑलराउंडर कराची में आप देख लो कि कई सोसाइटियों का तो जिस रेट में बिल्डर ने बेचा है उसका भी 50% नीचे आ गया है। यानी अगर ये जैसे मैंने 3.5 लाख में बेचा है और ये 1,75,000 में बिक रहा है, फिर तो रेट नीचे है। और लेकिन तो ऑल ओवर पाकिस्तान रेट डाउन हुआ है, सैलाब तो नहीं, ये मुल्की हालात के बिना भी है। और मैं तो समझता हूँ पूरी दुनिया के मामला तो डाउन हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कारोबार है ही नहीं, मामला ऐसे महंगाई का तो हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि फिर भी समझदार खुद समझ जाता है जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से। आजकल क्लाइंट्स और दीगर लोग जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा अफवाह फैला रहे हैं VIP एक्सटेंशन को लेकर कि भाई 6 माह में मैप आना था और 1 साल लग गया, तो उसकी लेट होने की क्या वजह है? देखो, ये तो ज़मीनों का मामला है। ज़मीनों का मामला जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी सीट पर मेरी नज़र से देखा जाएगा तो फिर ये मसाइल ज़्यादा हैं और वक्त कुछ भी नहीं है। और अगर घर में बैठकर बिस्तरे में लेटा हुआ हो, AC में बैठा हुआ हो या कोई और काम में मसरूफ़ हो और वो इसको देखे तो वक्त ज़्यादा होता है। वो कहते हैं ना कि मुलाजिम पे दिन बड़ा दर्दनाक गुजरता है और मालिक पे फ़ौरन गुजर जाता है, तो वो वाली बात है। तो ये जो वक्त है ज़मीनों को क्लियर करना, ज़मीनों में मसाइल आ जाते हैं, खामखा की फटीकें आ जाती है। फिर इसमें हमारे पास ज़्यादातर ये है कि वो ब्लैकमेलर ज़्यादा हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग ब्लैकमेल करते हैं और रुकावटें पैदा करते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं। तो रुकावटों को दूर करने के लिए और उसको सही करने के लिए तो वक्त लगता है। बाकी ये हम डट के बैठे हुए हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ, हर जगह में कहता हूँ, हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि भाई मैं डट के बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ खड़े हो जाओ। अगर क्लाइंट मेरे साथ खड़े हैं, क्लाइंट मेरी बात पे लब्बैक कह रहे हैं, तो न कोई ब्लैकमेलर हमारा कुछ कर सकता है और न कोई और दुश्मन कुछ कर सकता है। अगर क्लाइंट खुद ही मायूस होकर एक साइड बैठ जाए तो मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। और एक और अफवाह बहुत ज़्यादा है, वो 2B के बारे में है कि भाई 4 साल पहले फाइल्स बिक चुकी है, अब क्लाइंट को इतना इंतज़ार हो गया है, इतना इंतज़ार तवील हो चुका है उनका कि अब वो बेजार हो गए हैं 2B फाइल, बस वो सेल करना चाह रहे हैं क्योंकि ना मैप आ रहा है, ना उसकी ज़मीन मिल रही है उनको। तो इनकी भी कुछ लेट होने की कुछ वजूहत? देखो, 2B का एक तो लेट होने की वजूहत ये थी कि जो इसकी ज़मीन दिखाई गई थी वो ज़मीन नहीं थी। जो ब्रोकर ने या स्टेट एजेंट ने या किसी बंदे ने बेचने के टाइम में ज़मीन दिखाई है, वो ज़मीन इसकी नहीं थी। वो ज़मीन ज़रा दूसरी साइड पे थी और दिखाई गई 2A वाली ज़मीन। जब 2A वाली ज़मीन दिखाई गई, 2A तो मैं खोल चुका हूँ, 2A तो पूरा खुला हुआ है और जिस प्लाट पे आप बनाना चाहते हैं उस पर आप बना सकते हैं। बाकी 2B में देखो ना, हर चीज़ में वक्त लगता है। फ़ेज़ 1 को सीधा करते हुए इसके मामलात सीधे करने में, फिर फ़ेज़ 2 का, फिर आप इस बात को देखो कि भाई फ़ेज़ 1 में आज हम गैस भी हमारा मौजूद है, वाटर बोर्ड का पानी भी हमारा मौजूद है। फ़ेज़ 1 में हमारे पास सोलर की बिजली भी मौजूद है। आम बिजली से मैं समझता हूँ अभी भी वो सोलर वाली बेहतर है, क्योंकि आम घरों में देख लो 20-20, 25-25 हज़ार के बिल है और बिजली वही 6 घंटे। हमारे पास बिजली अगर 6 घंटे है तो बिजली बिल भी 3,000 है। गैस भी यही चक्कर है, गैस हमारे पास है, गैस के मीटर लगे हुए हैं फ़ेज़ 1 में। फ़ेज़ 2 का गैस मैंने अप्रूवल करवाया हुआ है, लेकिन कंपनी के वजूहात की वजह से या कोई मामलात की वजह से वो गैस अब तक उसमें लग नहीं सका। लेकिन मेरी तरफ से वो बिल्कुल क्लियर है, मैं उसके चालान भी पे कर चुका हूँ। ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8 उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ब्लॉक 7 तो मेरा मौजूद है, उसकी तो पोजीशन हम तब दें कि 2A तो कोई बनाए ना। 2A में अब देखो, एक बंदा आ जाए वो कहे कि जी मुझे ब्लॉक 7 में कब्ज़ा दे दो, तो ये तो नामुमकिन है। मेरे पास तो जो बंदा 1-2 बंदे आए हैं, मैंने उनको ये कहा कि भाई आप मेरे प्लाट है 350 प्लाट हैं ब्लॉक 7 में, आप मेरे पास 70 प्लाट ले आओ, 70 बंदे आप ले आओ। वो ये कह दे कि भाई हम बना रहे हैं, मुझे लिख दे कि भाई हम बना रहे हैं और अगर आपने पोजीशन खोली और हमने नहीं बनाई तो मेरा प्लाट तुम्हारा,
मैं आज खोल देता हूँ। और ब्लॉक 8 जो है, ब्लॉक 8 की भी ज़मीन मौजूद है। ऐसे ज़मीन हमारे पास 2B की भी मौजूद है, ये नहीं है कि नहीं है। लेकिन देखो लोग सब्र नहीं कर रहे, सब्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको देख लो कि हमारी जो 2B है वो हमने 2B बेची है 280, 290, 280, 290, हद हमने बेची है 3 लाख। अभी भी 5 लाख का मैं खुद खरीद रहा हूँ प्लाट, इससे बढ़ के तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सब्र तो करना पड़ेगा। अब मुझे 3 साल चाहिए थे, 4 साल चाहिए थे मुझे फ़ेज़ 1 के लिए, फिर 4 साल चाहिए थे मुझे फ़ेज़ 2 के लिए। ये 8 साल में तो 2 साल अभी तक फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में भी पड़े हुए हैं, अगर तरतीब से आप चलो तो। बाकी आप और सोसाइटियों में नज़र डाल लो, 10-10 साल की, 15-15 साल की सोसाइटी है। ऐसे मेरे बराबर में भी कई सोसाइटियाँ हैं कि उसमें आज तक कुछ भी नहीं है। और वो मेरी सोसाइटी के या तो 7 खुला है फ़ेज़ 1 के, अगर फ़ेज़ 1 के 7 नहीं है तो फ़ेज़ 1 से पहले, लेकिन है कुछ भी नहीं। उससे पहले की बहुत सारी सोसाइटी 10-10 साल, 15-15 साल, 30-30 साल की कई ऐसी सोसाइटियाँ। मेरे ऐसे 1-2 सोसाइटियों में प्लाट है जो 30 साल से प्लाट लिया हुआ है, पड़ा है। और हमने ये भी ऐसी भी सोसाइटियाँ देखी है कि जिनके ख़िलाफ़ अभी तो लोगों के बर्दाश्त इतनी ख़त्म हो गई कि लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, उसको वक्त हुआ है। हमारी चीज़ को तो वक्त नहीं हुआ है, वक्त से पहले लोग मांग रहे हैं। तरतीब से मैं चल रहा हूँ और उस तरतीब से मैं काम चला रहा हूँ। इंशाल्लाह सब्र करेंगे, थोड़ा सा हौसला रखेंगे और हौसला हारेंगे नहीं तो ये सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह होगा। चाय पीने जी, हमारे व्यूअर्स VIP के बारे में भी जानना चाहते हैं। उनका इंतज़ार भी काफ़ी तवील हो चुका है, कम से कम 1 साल से ऊपर हो चुका है, तकरीबन 2 साल होने कर रहे हैं। VIP के बारे में आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? देखो, इसमें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़मीनों के मामलात होते हैं और उसको संभालना पड़ता है। अब ज़मीन मौजूद है, ज़मीन मेरे नाम पे है, लेकिन उसको खोलूं तो उसके लिए यानी समझो इस वक्त में और वसाइल की ज़रूरत है। अब वो वसाइल की वजह से हमने उस चीज़ को रोका हुआ है कि भाई कम से कम पीछे से हमारी जान छूट जाए, फ़ेज़ 1 से हमारी जान छूट जाए या फ़ेज़ 2 से हमारी जान छूट जाए तो हम आगे VIP खोलें। अब वो बनाने वाले कम हैं, शोर करने वाले ज़्यादा हैं। इन्वेस्टर हज़रात हैं, इन्वेस्टर हज़रात अगर हौसले से काम करेंगे तो उम्मीद है कि काम अच्छा होगा। और मेरी कोशिश पूरी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसकी भी एक खुशखबरी दूंगा और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोग देख रहे हो कि भाई हमारे और मामलात क्लियर तरीके से चल रहे हैं और हमने किए हैं। ऐसे तो लोगों के कई सवालात थे। ब्लॉक 6 में भी जो मुखालिफ और मुनाफिक लोग थे उन्होंने यही कहा कि जी आपके पास, बिल्डर के पास तो 1 एकड़ ज़मीन ही नहीं है। फिर जब मैंने ज़मीन से दीवार शुरू की तो उनकी आंखें खुली और उसमें एक रोड भी मैंने नंबर डाल दिया। आज सेवरेज का काम भी चल रहा है। तो यानी वो कहते हैं ना कि किरदार जो है वो सवाल का जवाब देता है। तो इंशाल्लाह इसमें भी हमारी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह करीब उसको भी इस मामला तक पहुँचाएँगे। जैसे आप बोल रहे हैं मुनाफिक लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो अफवाहें फैलाते हैं, ऐसी अफवाहें ऐसी फैलाते हैं कि भाई जो फातिमा ड्रीम सिटी FDC के जो ओनर हैं उनके पास ज़मीन ही नहीं है न्यू फातिमा सिटी की। न्यू फातिमा सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, इवन फातिमा ड्रीम सिटी के बहुत सारे फेजेस के बारे में बोल रहे हैं कि वो बिल्डर के पास ज़मीन ही नहीं है। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ज़मीन आपके पास है और क्या वो क्लियर है या नहीं? देखो, ज़मीन तो मेरे पास है। ये तो जो बंदा कह रहा है कि ज़मीन नहीं है, ये तो वो फजूल बात कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नाम तभी होता है जब बंदा बदनाम होता है। जब तक कोई बदनाम ना करे तो उसका नाम नहीं बनता, समझिए ना। तो लोग ये कहेंगे और हम अल्लाह के फजल करम से आगे चलते रहेंगे और वो दिखाते जा रहे हैं कि जैसे लोगों ने कहा जी ब्लॉक 6 की ज़मीन ही नहीं है, तो ज़मीन आ गई है, मौजूद है। वो आपने भी देखा, दुनिया देख रही है उसको। अच्छा, इस तरह और फेज़ों का भी वो देख लेंगे। बाकी 2B का जो मसला है वो तो देखो कसरत से लोग जो है वो लोगों ने ली इन्वेस्ट के हिसाब से थी। और जो 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख, इसमें तो यक्का दुक्का ऐसा क्लाइंट है जो वो ये सोच लेकर बैठा है कि जी मैं बनाऊंगा, उसको भी जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी ज़्यादातर लोग तो इन्वेस्ट के हिसाब वो कर रहे हैं, वो चला रहे हैं इस सिलसिले को।
4B आपका जो कुरानदाजी वाली प्रोजेक्ट है, उसमें 4B में जो पहली कुरानदाजी हुई थी, अभी तक एक ही कुरानदाजी हुई है, उनमें जो क्लाइंट्स हैं उनको मैप कब दिया जाएगा और उनको ज़मीन कब तक मिलेगी? देखो 4B जो है वो मेरी 2025 की मेरा जो मुआहदा है शुरू का, वो 2025 का है कि भाई 2023 का मुआहदा मेरा कुरानदाजी का था, लेकिन वो मैं 2021 में कर चुका, समझ गए? यानी 2 साल पहले मैंने कुरानदाजी करवाई और 2024 में मैंने इसका मैप का बोला था 2024 में, और 2025 में मैंने इसको पोजीशन पे लाना है। तो एक आदमी क्योंकि है ही किश्तों में, और किश्तों में वो टुक टुक चल रही है। अब एक आदमी तो मामूल के हिसाब से सही चल रहा है, उसने तो किश्तें अदा कर ली, 3 साल में वो पूरा हो गया, अब उसकी तो सोच आ गई। लेकिन कोई आदमी जो है उसने वो किस्तें जो है वो मामूल के हिसाब से नहीं दे रहा, वो अभी भी किश्तों में। अब वो 4B तो अलग बात है, हमारा तो फेज़ 1 भी कई ऐसे प्लाट है कि वो अब तक किश्तों में चल रहे हैं। अच्छा, 4B में जो दूसरी बैलेटिंग होनी है वो कब होगी? देखो 4B में जो दूसरी बैलेटिंग है उसका तो एक तो मैं सबको बताता हूँ कि वो यहाँ नहीं है, उसकी लोकेशन इस ज़मीन के साथ नहीं है कि एक आदमी अगर इसको दिखाकर बग़ैर नंबर वाली फ़ाइल बेच रहा है तो वो गलत कर रहा है। उसकी अब तक मैंने लोकेशन नहीं दी है। मैंने ज़मीन ज़रूर दूंगा, ये नहीं है कि ज़मीन नहीं है, ज़मीन है लेकिन यहाँ नहीं है। 4B की वो अलग लोकेशन है। वो जो नंबर अभी नए लगेंगे वो नए सीरियल से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और अलग जगह होगी उसकी, समझिए? तो ये बाकी यहाँ दिखाकर वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2B भी लोगों ने 2A दिखाकर 2B को बेचा है, और अब वो 4B भी इस तरह कर रहे हैं कि ये दिखाकर कह रहे हैं जी ये अभी कुरानदाजी इसकी होगी। तो कुरानदाजी अगर होती, या तो वो कुरानदाजी ना होती अगर एक ही जगह होती। अगर एक जगह कुरानदाजी अलग हो गई तो फिर इसका नाम बदली हो जाता कि भाई जैसे हमने फेज़ 1 किया फिर फेज़ 2 किया, इसका नाम बदली हो जाता। लेकिन जो उस नाम से चल रही है तो समझो वो न्यू पर चल रही है और वो एक अलग लोकेशन होगी उसकी। अब न्यू फातिमा सिटी जो आपका एक सेकंड प्रोजेक्ट है नूरियाबाद वाला जो सुपर हाईवे पर है, उसके बारे में ब्लॉक 1 फेज़ 1 जो सेल हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ब्लॉक 1 फेज़ 1 वो इस टाइम में हमने कुछ हिस्से की तो कुरानदाजी की है जो 31 दिसंबर 2021 तक का था, उसकी कुरानदाजी की है। और वो कुरानदाजी जो है वो प्लाट तो मौजूद है इस जगह पर जिस जगह पर अब लोग दिखा रहे हैं, समझो इस इर्द गिर्द में ही ये एक ही प्लाट है। वो 200 एकड़ बने या 225 एकड़ बने, जो भी बने, उसकी लोकेशन तो यहाँ पर है। और अब जो दूसरी कुरानदाजी होगी जो 1 जनवरी से शुरू होगी और तकरीबन अप्रैल या मई तक जो जाएगी, मई तक गालिबन जाएगी, तो वो जो कुरानदाजी है वो एक अलग है, वो एक अलग लोकेशन है हाईवे पर ही हाईवे पर ही अलग ज़मीन है, वो है हाईवे पर लेकिन उसकी अलग लोकेशन है, क्योंकि ये अनवेस के हिसाब से हो रहा है। रिहाइश के हिसाब से तो बहुत कम लोग आते हैं, ये लॉन्ग टर्म। और हम तो पहले भी कह चुके हैं कि भाई जो सुपर हाईवे पे इन्वेस्ट कर रहा है वो कम से कम 7 साल का तो सोचे, 7 साल भूल ही जाए। लेकिन एक आदमी कहता है 7 दिन में मैं कुछ कमाऊं, तो नामुमकिन बात है। दूसरी बात ये कि जो आजकल फाइलें चल रही है जो 70,000 80,000, फिर वो उतर कर 60,000 पे आ गई, फिर उतर कर 50 पे आ गई, फिर उतर कर और भी नीचे आ गई, तो उससे उसका जो वो तो है ही अलग। वो तो देखो आगे हमारी और ज़मीनें हैं, कहीं पर हमारे पास 500 एकड़ ज़मीन है, कहीं पर 400 है, कहीं पर 200 है, कहीं पर 100 है, वो अलग लोकेशन उसकी होगी, प्लाट होगा। लेकिन इसका रेट गिरना ये मेरा अमल नहीं है, इसमें ब्लैकमेलर काम कर रहे हैं।
ब्लैकमेलर काम कर रहे हैं। जब बेचते हैं तो उसको 65, 70, 80 पे चढ़ा देते हैं। जब देखते हैं कि हमारे पास अभी प्लाट ख़त्म होने वाले हैं और अभी तो बस हमारे पास 2-4 फाइलें रह गई है, फिर क्या करते हैं, वही अपनी 4-6 फाइलें, 10 फाइलें कम रेट में देकर उन्हीं इन्वेस्टरों को ब्लैकमेल करके दोबारा फाइलें खरीदते हैं। अब वो किसी ने कोई एक प्लाट में 10,000 नुकसान कर रहा है, कोई 15,000 नुकसान कर रहा है, कोई मतलब जो 10 फाइलें ले रहा है तो वो लाख रुपए नुकसान कर रहा है। ये ब्लैकमेलर इसको वो कर रहे हैं। रेट बढ़ाना, रेट कम करना, इस टाइम में वो खेल रहे हैं। मेरी तरफ से तो तकरीबन 1.5 महीना हो गया है कि मैंने फाइलें बंद की हुई है। अब ये आपस में लगे हुए हैं, आपस में ये सिलसिला कर रहे हैं और रेट को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। कभी तो जब बेचना है तो बढ़ा दिया, ख़रीदना है तो फिर कम कर दिया, ये सिलसिला चला रहे हैं। अब इसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई जो साथियों ने प्लाट लिए हुए हैं, मेहरबानी करके वो अपनी फाइलें बना के अपने पास रख लें, वो दोबारा ना बेचें। जब दोबारा वो अब कम होता है, ज़्यादा होता है, वो अपने नसीब को अपनी तकदीर समझकर और इस चीज़ को वो देखकर वो फाइलें बना के रख दे। मेरा मशवरा सब क्लाइंट को ये है, अगर वो क्लाइंट है, अगर वो इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टरों को भी मेरा ये मशवरा है कि जो रसीदें ले ली है उसकी फ़ाइलें बनाई जाए, फ़ाइलें बना के उसको एक अपने स्टोर करके उसको रख दिया जाए। इंशाल्लाह इस पे वक्त आएगा, वो कमाएगा और फिर आप देखें कि रेट बढ़ता भी कैसे। अच्छा, न्यू फातिमा सिटी 2021 की फाइलें और 2022 की फाइलें, एक तो 2021 की फाइलें बैलेटिंग वाली हैं, 2022 की फाइल नॉन बैलेटिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकेशन देखो, ज़मीन जैसे आप फेज़ 1, फेज़ 2 जो बैलेटिंग वाली है, जो नंबर आ चुके हैं उसके वो आगे है और अब जिसके नंबर आने हैं वो इसके पीछे है। अच्छा, वो इसके पीछे है। इसकी कोई अलग और तो नहीं है, कोई अलग पार्ट तो नहीं है कि भाई 10 किलोमीटर मई तक अलग लोकेशन नहीं है। मई तक अलग लोकेशन नहीं है। मई के बाद जो फाइलें बिक रही है उसकी लोकेशन अलग है, उसके बीच में फासला भी है। वो फाइलें जो मई के बाद जो फाइलें बिक रही है वो अगर यहाँ दिखाकर बेच रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं और क्लाइंट तस्दीक करे, ऑफिस में आए। देखो, सबसे बड़ा हमारे लिए जो मेरे क्लाइंट के लिए ये सबसे बड़ी सहूलत है कि साइट पर ऑफिस मौजूद है, वो आकर वहाँ तस्दीक करे कि यार ये फ़ाइल कहाँ होगी। तो फिर तो हाँ, यही ज़मीन हाँ, यही ज़मीन बेच रहे हैं जी। हाँ, लेकिन ये हाँ, तो क्यों अभी भी आप जाके देखिए, मेरे जो वो ज़मीन पे बंदे बैठे हुए हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं करते, क्योंकि उनसे पूछा जाए यहाँ प्लाट कितने का है, वो अभी भी कहते हैं 3 लाख का है, 3.5 लाख का है। वो जो वहाँ मेरा बंदा बैठा हुआ है, अब आपका बंदा आपको ले जाके वहाँ आपको मिसगाइड कर रहा है, तो उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। न्यू फातिमा सिटी में कमर्शियल 100 गज़ के अलावा 200, 400 और 1000 गज़ भी अवेलेबल होंगे या सिर्फ 100 गज़ ही रहेंगे? देखो, इसमें तो बड़ा प्रोजेक्ट है, लाजमी इसमें 200 गज़ के भी होंगे, इसमें 400 गज़ के भी होंगे, इसमें 1000 गज़ के प्लाट भी होंगे। फिर हमने न्यू फातिमा सिटी का जो जिना ब्लॉक रखा है, जिना ब्लॉक में हमने 2000 गज़ के फार्म हाउस के प्लाट भी रखे हुए हैं, नक्शे में मौजूद है, फार्म हाउस के भी प्लाट है। कमर्शियल का हमने एक एक्स्ट्रा एरिया रखा हुआ है, यानी कि उसमें के साथ आते जाएंगे इंशाल्लाह। न्यू फातिमा सिटी का मैप कब तक आएगा? ब्लॉक 1 फेज़ 1 का, जैसे जिना ब्लॉक का आ चुका है, तो ब्लॉक 1 फेज़ 1 का मैप देखो, ब्लॉक 1 फेज़ 1 इसके साथ आप एक जुमला और मिलाओ। ब्लॉक 1 फेज़ 1 नहीं, ब्लॉक 1 फेज़ 1 A1 2021 वाली जो कुरानदाजी हुई है उसके टोकन पे लिखा हुआ है A1। तो वो A1 का तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़मीन की नाप वगैरह भी हो गई है, इंजीनियर को भी बुलवाया था, वो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब वो 4 महीने में बनता है, 6 में बनता है, 8 महीने में बनता है, क्योंकि नक्शा बनते हुए एक दफ़ा बनता है, फिर वो हम उसको चेक करते हैं, फिर उसको दोबारा भेजते हैं, फिर उस हिसाब से पार्क कहाँ बननी है, मस्जिद कहाँ बननी है, स्कूल कहाँ बनना है, अस्पताल कहाँ बनना है, वो चीज़ों में रद्दोबदल होती है, फिर उस पर काम होता है। तो इस पर 4, 6, 8 महीने लग जाते हैं। तो जैसे आएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी खुशखबरी देंगे, लेकिन काम उस पर शुरू हो चुका है। और अपना न्यू फातिमा सिटी की कंस्ट्रक्शन आप कब शुरू करेंगे? डेवलपमेंट प्लान आपका क्या है इसके ऊपर? इसमें तो देखो, आप पैसे दे दें, मैं आज शुरू कर देता हूँ। इसमें तो पैसों की बात है। क्लाइंट अभी बोले कि भाई हम पर प्लाट 3 लाख रुपए दे रहे हैं डेवलपमेंट का,
पैसा जमा कराना शुरू करें, मैं काम कल से शुरू कर देता हूँ, ज़मीन मेरे नाम पे है। ब्लॉक 6 आपने माशाल्लाह ब्लॉक 6 में बहुत तेज़ी से आपने डेवलपमेंट शुरू किया है। वहाँ पर हेड ऑफिस बन रही है। मैंने रिसेंट उसके बारे में अपने व्यूवर्स को वीडियो भी दिखाया था। वहाँ पर मस्जिद, हेड ऑफिस, वहाँ पर दफ्तर बन रहा है और वहाँ पर आपने पोजीशन भी दी है, ड्रेनेज का काम भी हो रहा है। इसका जो रोड है वो उसकी आप डेवलपमेंट कब शुरू करेंगे? देखो, इसका रोड कुछ तो हमने बनाया हुआ है, बाकी यही रोड जो है ये सीधा आगे जाके दरसाड़ों वाले रोड पे निकलेगा, जो हमें माई न्याणी की तरफ या मलीर वे की तरफ, जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है उसकी तरफ हमें जाने में बड़ी आसानी होगी। तो इस पे मेरा सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैं काम में जल्दी इसलिए नहीं करता कि भाई जो काम तसल्ली से और अच्छा हो जाए तो बेहतर है। उस पर वो सिलसिला चल रहा है। तो ये रोड हम आगे 40 फुट का रोड हमने उस रोड से जोड़ना है और वो रोड जो है वो डायरेक्ट जाके मलीर एक्सप्रेस वे में मिल रहा है। तो मलीर एक्सप्रेस वे का जो है फिर इस ब्लॉक 6 से मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो 3 मिनट का रास्ता होगा और मलीर एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद अगर सुपर हाईवे आप जाएंगे तो 20 मिनट, कायदाबाद जाएंगे तो 20 मिनट। इसका मतलब इसके बाद, इसके बनने के बाद ब्लॉक 6 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो, ब्लॉक 6 तो अगर मेरे हिसाब से कर लो तो अभी भी 40 लाख रुपए का प्लाट है, लेकिन लोग कदर नहीं करते। और फिर इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं, जैसे अब बीच में अब एक मामला ऐसे हुआ कि किसी बंदे को किसी और जगह पर पैसों की ज़रूरत थी, नाम नहीं लेता उस बंदे का क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, किसी और जगह पर ज़रूरत थी उसको, उसने किसी दूसरे इन्वेस्टर से फाइलें ली 14 लाख रुपए के हिसाब से 6 महीने के कर्जे पर। उस इन्वेस्टर के पास 10 से 12 फाइलें थी और उसने वो फाइलें उस इन्वेस्टर ने मुझसे ली थी 12 लाख रुपए के हिसाब से और उसको दी 14 लाख के हिसाब से 6 महीने के कर्जे पर। और उस कमबख्त ने क्या किया कि उसने ला के अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये नहीं देखा कि यार आगे प्रोजेक्ट का क्या होगा या लोगों का क्या होगा, अपनी ज़रूरत को आगे करते हुए उसने 8, साढ़े 8, 9 लाख रुपए में फाइल बेच दी, पैसा कैश किया। अब अपने आप को तो उसने जो नुकसान दिया 30 लाख का, 40 लाख का जो दिया वो दिया, लेकिन प्रोजेक्ट को कितना बड़ा नुकसान दिया ये अब लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं, समझिए ना। वो कहते हैं ना, जहाँ मुनाफिक घुस जाता है या खुद गर्ज आदमी घुस जाता है तो उससे थोड़ा सा बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग अंदर से खोखला कर रहे हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि दुश्मन से तो लड़ लूँगा, मुनाफिक से अल्लाह बचाए। अब हम दुश्मन से तो लड़ रहे हैं जो सामने है, मुनाफिकों से अल्लाह बचाए, बाकी अल्लाह ताला करम फरमाए अपना। और अच्छे लोग बुरा काम कर जाए तो बड़ा दिल को दुख भी होता है और नुकसान भी होता है। बाकी इंशाल्लाह मैं बजाते ख़ुद तो 16 लाख से कम इस वक्त में भी ब्लॉक 6 की फाइल नहीं दे रहा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं अब लोगों का मसला है। मैंने तो देखो प्रोजेक्ट खोल भी दिया है, पोजीशन भी तैयार है, सेवरेज का काम भी हो रहा है, ऑफिस भी बन रहा है, पानी भी वहाँ मौजूद है, ज़रूरत के हिसाब से वहाँ सोलर के सिस्टम से बिजली भी मौजूद है। मैं तो यही कर सकता हूँ ना। अब चीज़ को बढ़ाना कम करना ये इन्वेस्टरों का और क्लाइंट का। क्लाइंट थोड़ा सब्र कर ले, उसको रख ले तो थोड़ा वो हो जाएगा, और इन्वेस्टर थोड़ा सा हौसला रखे और थोड़ा सा उस चीज़ को मजबूती से काम करेगा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। अब ये रेट गिराना चढ़ाना ये इन्वेस्टरों का, इनका काम होता है। बिल्डर तो कभी भी ये नहीं चाहता है कि मेरी चीज़ गिर जाए। जी, हमारे व्यूवर्स को और लोगों को कुछ ऐसा बताएं, न्यू फातिमा सिटी के रेट्स कैसे ऊपर हैं? देखो, इस पर मैंने थोड़ी सी शुरू में भी आपसे बात की है कि सब क्लाइंट और इन्वेस्टर हजरात जो है वो ब्रोकर और एस्टेट एजेंट्स के बातों में आने के बजाय वो अपनी फाइलें बनाकर रख लें, इसी से रेट बढ़ेगा। जो चीज़ रखी जाती है उसका रेट बढ़ता है। आप अपने हिसाब फल में आप देख लें, नारियल का रेट कभी गिरते हुए देखा है आपने? नहीं गिरा। पपीते का रेट फ़ौरन गिर जाता है क्योंकि वो शाम को ख़राब हो रही है। पपीता जो ठेला भरा हुआ है उसने शाम को ठेला खाली करना है। नारियल वाले को ये फिक्र ही नहीं है, बिक गया नहीं बिका पड़ा रहेगा, दूसरे दिन बिकेगा, तीसरे दिन बिकेगा, क्योंकि उसने ख़राब नहीं होना है। यही फ़र्क है, समझिए ना। उबले हुए चने वाला जो है उसने थाल खाली करना है और भुने हुए चने वाले ने अपनी बोरी भर के रखनी है, शाम को दोबारा बोरी में बंद करके रख देगा। अगर अच्छे रेट में चली गई ठीक है, नहीं तो पड़े रहेंगे।
तो अपनी चीज़ की कदर करो, अपनी चीज़ को बना के अपनी चीज़ को महफूज करो। जब महफूज हो जाएगा तो वो उसका रेट नहीं गिरेगा। जब आप देखें कि यार यहाँ ब्लैकमेलरों ने रेट को गिरा दिया, आप अपनी भी 10 फाइलें ले जाके मार्केट में डाल दें, यार मेरी जान छुड़ाओ, हाथ जो बांध के, तो मज़ीद वो गिरेगा। अच्छा, 2021 वाली फाइलें वो तो फाइल बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी कुरानदाजी भी हो गई, उनके रेट क्यों नहीं हो पा रहा? देखो वो तो हर बंदे की सोच है ना, 7 साल का एक सोच है, उसका रेट ऊपर आएगा। अभी तो 3.5 लाख मेरे हिसाब से रेट है उसका, 3.5 लाख रुपए का। मेरे से अगर वो फाइल कोई मांगेगा, अव्वल तो मेरे पास नहीं है, अगर है भी तो मैं वो 3.5 से कम नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप अपनी 10 फाइलें ला के मार्केट में आपने ली 3 लाख की है और आप 2.5 लाख की बेच देंगे, तो मैं तो आपको नहीं पकड़ सकता ना, आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप अपनी चीज़ को महफूज करोगे, उसको रखो, 2-4 साल के बाद वहाँ कुछ अरसे के बाद वहाँ कोई गेट का काम शुरू हो जाए, डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए, पार्क का काम शुरू हो जाए, मस्जिद का काम शुरू हो जाए, फिर वहाँ लोग लेंगे। क्योंकि इसके सामने एक बहुत बड़ी आगे मिल एरिया है, बहुत बड़ा, उस एरिया के लोग आकर यहाँ ख़रीदेंगे और यहाँ वो होंगे कि थोड़ा सा इसको सहूलत मिल जाए। इसके सामने जो पावर सीमेंट फैक्ट्री है, फिर आगे नूरियाबाद में एक बहुत बड़ा मिल एरिया है, वहाँ वो लोग आएंगे, वो ख़रीदेंगे इस चीज़ को। लेकिन थोड़ा सा आप इन्वेस्ट का इंतज़ार तो करें। एक इशू आता है न्यू फातिमा सिटी में, अभी रिसेंट 2-4 महीनों से जो टोकन स्लिप है हैंड रिटन आ रही है, तो लोग इसको फेक समझ रहे हैं। जो क्लाइंट आ रहे हैं न्यू, जो बिल्कुल नहीं जानते न्यू फातिमा सिटी के बारे में, तो उसके लिए कुछ गाइड करें हमारे। तो भाई इतनी बड़ी ऑफिस बनाइए, आप वेरीफाई करो ना। इतनी बड़ी ऑफिस बनी है, 480 गज पे ऑफिस बनी है जालिमो, आओ आप वेरीफाई करो। हाँ, वेरीफाई करके आप ख़रीदो, आप उस पर मज़ीद स्टैंप लगाओ कि यार ये वाकई ओके है या नहीं है। अब देखो तो वो ब्लैकमेलर की वजह से रेट लेकर डर जाते हैं। हाँ, बस वो रेट को तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। रेट तो मेरा मशवरा बार बार यही है कि चीज़ ख़रीदो और उसको रख लो, उसको बंद कर दो। उसको रख लोगे तो रेट खुद में खुद बढ़ेगा, समझिए। और बाकी अगर आपको कोई शक है, मशकूक है आप, या आप वो अगले बंदे से काम करते हुए आप देख रहे कि यार ये बंदा पता नहीं कैसा है, तो आप आओ और ऑफिस में उसकी तस्दीक कर लो। बंदे बैठे हुए हैं। ये तो हमारे फातिमा ड्रीम सिटी के क्लाइंट या ब्रोकर या स्टेट एजेंट, ये इनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि बिल्डर मौजूद है। कई सोसाइटियों में तो बिल्डर होता ही नहीं है, और जो बिल्डर होता भी है तो उसकी इतना दूर दराज ऑफिस होती है कि उस ऑफिस में पहुंचना ही मुश्किल होता है। बिल्डिंगों में ऑफिस ढूंढना ही मुश्किल होता है, होना ना होना बराबर होता है। तो ये तो इनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि 2 मिनट का रास्ता है, आप मॉडल कॉलोनी से यहाँ 15 मिनट में पहुँचेंगे, 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। 20 मिनट में आप मॉडल कॉलोनी से आ जाएँ, अपनी तस्दीक कर लें, उससे फ़ोटो कापियाँ ले लें कि भाई ये रसीदें ओके है, ओके तो वही सीरियल नंबर आप उससे ले लें, ख़रीद लें, आप घबराएं नहीं। और अगर ख़रीदने के बाद थोड़ा सा उसको टोकन देकर, वही टोकन उससे लेके आप तस्दीक करवा के बकाया पेमेंट दे दें उसको। जी जनाब, आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बहुत हमें गाइड किया, हमारे व्यूवर्स को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब नहीं, माशाल्लाह आपने भी अच्छी बातें की, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए और आपने हमसे वक्त लिया, और आप ये हमारी एक पैगाम, ये हमारा भी एक पैगाम होता है कि क्लाइंट तक पहुंच जाए और उनको इल्म हो और वो इस चीज़ों को समझ जाएं। और हम तो चाहते हैं कि मोहसिन दोस्त आगे आए और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी तो सिर्फ हमारा मसला तो नहीं है, ये तो सबका मसला है। आपने भी वह अच्छा किया, आप आए और हम आपको माशाल्लाह समझो कि कुछ कह नहीं सकते, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लाइंट्स और जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह वो ताउन करेंगे। इंशाल्लाह ठीक है, नमाज का भी टाइम।